भारत के जो मंदिर हैं, मंदिर टेम्पल्स की हिस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही है, क्योंकि शायद ही 2-4 मंदिर भी 1 or 2 or 4 टेम्पल्स आर स्टिल नॉट कार्बन डेटेड। तो इनकी डेटिंग नहीं की गई है। कि वेद का आज तक जो ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, कि उसकी इनको पूरी नॉलेज नहीं है, कि तोड़ मोड़ के इन्होंने नहीं इंटरप्रिटेशन किया, हुआ ही नहीं। इसलिए जो भी बहुत ही कमाल की बात है, ऋग्वेद की एक भी व्याख्या उस शंकराचार्य द्वारा निर्धारित की गई पीठ में जो ऋग्वेद के लिए समर्पित डेडिकेटेड, वहां कोई भी व्याख्या आज तक नहीं हुई। व्याख्या का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन कोई इंटरप्रिटेशन, कोई उसकी कमेंट्री कुछ भी नहीं है। केवल उसको हम रिसाइट कर रहे हैं, पढ़ रट रहे हैं, मंत्रों को अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मंत्रों को हम मेमोरी में ला रहे हैं, मेमोराइज। पर हमें ये नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। इस तो और ये बड़ा ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ से वैदिक संस्कृति की स्थापना होना चाहिए, वहाँ पर पुराणों की स्टोरीज चल रही है। ये बैरियर जो मैक्स मूलर ने दिया हमें 1500 BC का, उसके आगे हमारी स्कॉलरशिप इंडिया में डेवलप नहीं। हमने मैक्स मूलर की डेट को रिविजिट नहीं किया। तो अब सवाल ये है, क्योंकि देखिए इस पॉडकास्ट का हमारा बिल्कुल वो है कि हम साइंटिफिकली एम्पिरिकल एविडेंस के साथ बात करें, ना कि हवा में बात करें। तो वही मुझे आपसे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही सटीकता से चीजें बता रहे हैं कि ये चीज इस टाइम पे हुई होगी या हो सकती है, संभावित है कि वेदों में जो युग है और जो पुराणों में युग है, दोनों डिफरेंट है। अच्छा, इट कुड बी नॉट ओनली द इंडियाज अर्लिएस्ट, बल्कि वर्ल्ड का अर्लिएस्ट पॉइंट भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। तो जब कुंभ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पॉटरी बननी चाहिए, तो पॉटरी जो है इसी रीजन से, इलाहाबाद जिले से, प्रयागराज जिले में ही हमें 12-14 हजार साल पहले मिलती है। जब पॉटरी नहीं थी तब तो कुंभ होने का सवाल ही नहीं होता, ये शब्द ही नहीं बन सकता था। कंपटीशन नहीं था एक दूसरे के साथ में, तो सब मिलजुल के रहते थे। तो इसलिए वहां पर कहते हैं कि धर्म था। धर्म इसलिए था क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड सिचुएशन थी। कि जो हम रामायण महाभारत की बात करते हैं, इसका मतलब है इट ऑल हैपेंड विद इन 3500 इयर्स। अनफॉर्चुनेटली ऑन पेपर्स ये ऐसा ही है। इंडस वैली भी नॉन इंडियन कल्चर है आज की डेट में, वर्चुअली। ओके, दे कहते हैं, दे ऑल से कि इट इज इंडियन कल्चर, बट दे डू नॉट क्लेम रादर। क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो मुझे अब आपने कहा काउ डंग से कार्बन डेटिंग, हाफ बर्न्ड काउ डंग और एंड हाफ विच वाजंट बर्न्ड, उससे हमें कैसे पता चल जाता है 6000 साल पहले पुराना काउ डंग है? दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और एपिसोड में स्वागत करता हूं वी द बिलियन सागर के। जैसे आपको पता है, हम इस पॉडकास्ट के अंदर साइंटिफिक एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन आर्टिकल 51AH बात करता है साइंटिफिक टेम्पर की। और इसी साइंटिफिक टेम्पर को आगे ले जाते हुए हम हर एक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं और करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है मिस्टर ललित मिश्रा, जो कि एक इंडोलॉजिस्ट हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंडोलॉजिस्ट होते कौन हैं, तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि इंडोलॉजी के अंदर उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या आता है, और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका स्वागत है मिश्रा जी। प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को कि व्हाट इज इंडोलॉजी, आप क्या करते हैं उसमें? थैंक यू डॉक्टर कक्कड़। आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से लोग, इवन हमारा भारतीय मीडिया भी हिस्टोरियन और इंडोलॉजी इस 2 पॉइंट्स पर कंफ्यूज रहता है। तो इंडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंडिया को एज ए नेशन, एज ए सब्जेक्ट, एज ए नेशन स्टडी करते हैं। तो भारत का अध्ययन, भारत के फ्यूचर के लिए, भारत के भविष्य के लिए भारत का अध्ययन, ये इंडोलॉजी होती है। और इंडोलॉजिस्ट वो होता है जो इसको प्रोफेशनली करता है। तो ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश भारत आए, तो उनको भारत के बारे में जानना था, तो उन्होंने इंडोलॉजी को एज ए स्ट्रीम डेवलप किया और बहुत से इंडोलॉजिस्ट बनाए जो भारत को समझते थे, और दे वेर द कंसल्टेंट्स और द एडवाइजर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरह से ये स्ट्रीम डेवलप हुआ। तो एक और समझना मैं चाहूंगा, इंडोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में मोटा मोटा फर्क क्या होता है? अच्छा, तो मोटा मोटा फर्क ये होता है कि हिस्टोरियन केवल हिस्ट्री के पास्ट जो इंसिडेंसेस हुए हैं उनसे रिलेट करता है अपने आप को, और उसका रोल वहीं तक होता है, भाई ऐसा हुआ। उदाहरण के तौर पर अभी जो कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो ये हो चुके। राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट हुआ तो हो चुका, बाबरी मस्जिद का हुआ तो वो हो चुका, संभल का हो चुका तो हो चुका। लेकिन इन डिस्प्यूट्स हैं जो ऐसे और भी बहुत से इशू हैं, वो भारत के
प्रेजेंट को, वर्तमान को और भारत के फ्यूचर को, भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे, या फिर हम कैसे हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आने वाले डिस्प्यूट से अपने देश को, कंट्री को बचा सकते हैं, ये इंडोलॉजिस्ट देखता है। और न केवल हिस्ट्री पे, बल्कि जितनी भी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी इशूज हैं, सबकी तरफ एक जेनरिक व्यू इंडोलॉजिस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल 2016 में जब इसी तरह का अभी कॉन्फ्लिक्ट जैसे हमारा चला पाकिस्तान के साथ में, तो उस समय पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर सेलिंग करा रहा था और कश्मीर में बहुत टेररिज्म फैला हुआ था। तो एज एन इंडोलॉजिस्ट मैं देख रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग एंड वेयर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और हमारे स्कॉलरशिप जो है, इंटेलेक्चुअल्स का रिस्पॉन्स कहाँ पर राइट डायरेक्शन पे नहीं है। तो आई अप्रोच्ड आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, पीएमओ, और उनको एक मैंने ऑफर किया अपनी तरफ से कि मैं एक प्रेजेंटेशन पीएमओ को देना चाहता हूं, और जो मेरे हिसाब से इन माय व्यू जहां पर पॉलिसी थोड़ी सी ठीक नहीं है या थोड़ी सी करेक्ट की जा सकती है, तो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो फिर वहां से मुझे कॉल आया, फिर मैंने एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिया। तो 3 बातें थी, मैं आपको बताता हूँ। उसमें गवर्नमेंट सोच रही थी, गवर्नमेंट के पास बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़ा डेटा बैंक है, फिर भी एक डायरेक्शन वाज मिसिंग कि हमारी गवर्नमेंट सोचती थी कि पाकिस्तान में मल्टीपल पावर सेंटर्स है। एक तो उनकी डेमोक्रेसी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी उसकी आर्मी है जिसमें आर्मी का जनरल है। तो हम किससे बात करें? आप देखोगे कई बार ऐसे आर्टिकल्स टेलीविजन चैनल्स में भी ऐसा होता रहता है। बिल्कुल। बट मेरे पास डेटा था, वो कहता था कि नहीं, ये दोनों अलग अलग पावर सेंटर हो सकते हैं विजिबल सरफेस में, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है। व्हेन इट कम्स एंटी इंडिया, अगेंस्ट एंटी इंडिया स्टैंड, तो वो दो एक साथ काम करते हैं। तो हम अपने को कंफ्यूज सेल्फ कर रहे हैं कि किसकी चलती पाकिस्तान में किसी भी की भी चले, पर वो भारत विरोध के मामले में एक साथ हैं। तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। एक और दूसरी बात थी बाद में, जिसे गवर्नमेंट ने सुधारा भी, और उनके बीच में पहले से भी इसमें बात हो रही थी, वो कि इंडिया विल नेवर यूज द न्यूक्स फर्स्ट, नो फर्स्ट न्यूक यूज, ये हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा तो फिर आप पॉलिसी बना सकते हैं, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग द न्यूक्स? तो कम से कम आप अपने आप को नेगोशिएशन की पावर तो जरूर दे के रखें। व्हेन यू डिक्लेयर कि हम पहला यूज नहीं करेंगे, तो देन यू लूज द नेगोशिएशन पावर। आप नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, यू आर लूजिंग द नेगोशिएशन। फिर गवर्नमेंट ने इसमें कुछ स्टेप्स उठाए, और फिर आगे हम देखते हैं कि इसका अच्छा ही रिजल्ट हुआ। तो गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी थिंकिंग, बट एज एन इंडोलॉजिस्ट मुझे एक चांस मिला, तो फिर मैंने अपनी एक बात सामने बहुत बढ़िया। राइट। मुझे आपसे ये भी जानना है, जो आर्कियोलॉजी है उसके पीछे जो वेरियस आर्कियोलॉजी डिफाइन करी गई है, वो क्या साइंटिफिकली डिफाइंड है, और वो कैसे डिफाइन होती है, और इसमें आप लोगों का, इंडोलॉजिस्ट का क्या रोल रहता है? तो आर्कियोलॉजी एक वाइड सब्जेक्ट है। आर्कियोलॉजी स्पेसिफिक टू इंडिया, इंडियन कल्चर, ये इंडोलॉजिस्ट का हमारा काम है। अब जो आर्कियोलॉजिकल एजेस हैं वो साइंटिफिकली डिफाइन हुए हैं। कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक की राइटिंग है, रिटन हिस्ट्री अवेलेबल है, वो हमारी हिस्ट्री हो गई। उसके पहले का जो पोर्शन है, जो जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मेमोरीज में है या किसी लिटरेचर में है, बट वो रिटन फॉर्मेट में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। एंड देन देयर आर एजेस ऑफ द प्री हिस्ट्री। तो उसमें फिर नियोलिथिक एज है, हम स्टार्टिंग से करें तो प्री हिस्ट्री हुई, प्री हिस्ट्री के बाद में आयरन एज है, आयरन एज के पहले फिर जो है चालकोलिथिक एज है, फिर उसके पहले नियोलिथिक एज है, फिर उसके और पीछे जाएंगे तो उसके पहले मेसोलिथिक है, मेसोलिथिक के पहले फिर और। तो इन एजेस को हमने डिफाइन कैसे किया? तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में जो हमें मटेरियल मिल रहे हैं, उन मटेरियल के बेस पे ये एजेस डिफाइन की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन एज अभी भी चल रही है, क्योंकि अभी भी स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वी आर वर्चुअली इन द आयरन एज। करेक्ट। तो आयरन की जो स्मेल्टिंग का जो नॉलेज है वो बाद में डेवलप हुआ, इसके पहले कॉपर हुआ। तो जो अर्लियर एक्सकवेशंस हुई हैं उनमें 3000 BC के आसपास, 3000 BC से सेकंड मिलेनियम BC के बीच में, तो उन एक्सकवेशन में मोस्टली कॉपर के टूल्स मिले और ब्रॉन्ज के टूल्स मिले। तो उसे कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज, इस तरह से चालकोलिथिक एज इस साइंटिफिक टर्म कहा गया। इसके बाद जब ये एक्सकवेशन होती है तो इट इज ऑन द डाउन लेवल, नीचे के लेवल पे। इससे ऊपर हमें मिलता है आयरन, तो ये माना गया कि आयरन एज वाज लेटर स्टेज, तो आयरन स्मेल्टिंग। बट हाउ डू वी डिफाइन दैट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, कि ये इतने BC में हुआ होगा, ये इतने BC में हुआ होगा? इज दैट बेसिकली एक हमने अपने लिए एक
तरह से इज इट अ कैलकुलेटेड गेस और इज इट अ वाइल्ड गेस, मतलब व्हाट इज इट बेसिकली? ये अभी इंडिया में दोनों ही था और अभी भी कुछ हद तक एक कैलकुलेटेड गेस भी चल रहा है, बट इसकी साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड में हम ऐसे सैंपल्स को जिसमें कार्बन होता है उसकी कार्बन डेट करा लेते हैं। कार्बन है तो इट इजियर, और फिर कार्बन नहीं है तो फिर उसकी भी अलग अलग मेथड है, OCL मेथड है। तो कार्बन डेट से मतलब क्या हुआ कि थ्रू कार्बन वी कैन कम टू नो हाउ ओल्ड दैट मटेरियल इज? नहीं, कार्बन हाँ, का रेडिएशन होता है तो हाँ, उसकी जो रेडिएटेड कार्बन और नॉन रेडिएटेड कार्बन ये धीरे धीरे रेडिएशन हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस हम नोट करते हैं। उसकी हाफ लाइफ होती है 5600 ईयर्स के आसपास, तो उससे कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज हाउ मच ऑफ द कार्बन हैज बीन रेडिएटेड, ये हो गया है okay. और कितना बचा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो एक डेट हमें आ जाती है। जब आप रेडिएट कह रहे हैं डज इट मीन कि वो कितना इरोड हुआ है? हाँ, व्हाट यू मीन? इरोड, अच्छा, कि कितना इरोड हुआ है वो, डिके ऑफ द कार्बन इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई, राइट, दैट इज द वन वे। ओके। फिर इसमें और भी साइंस डेवलप हुई है, तो यूरेनियम थोरियम एक मेथड आई है, तो ये आपकी जो के वार्ड्स हैं, क्योंकि उसमें कार्बन कई बार नहीं भी होता है, तो इस मेथड का यूज करके इन के वार्ड्स का पेंटिंग की गई है, एंशिएंट पेंटिंग्स, उनकी डेट निकाली जाती है। तो इसमें अभी बहुत कम काम हुआ है। यू विल गेट सरप्राइज, इंडिया में केवल 2 ही ऐसी केव पेंटिंग्स हैं जिनकी डेटिंग की गई है, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें हमें क्या मिला हुआ है। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। पर उत्तर प्रदेश, यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में यूपी की करीब 90% साइट्स विदाउट डेटेड हैं। अच्छा। भारत के जो मंदिर टेम्पल्स की हिस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही है, क्योंकि शायद ही 2-4 मंदिर भी, 1 or 2 or 4 टेम्पल्स आर स्टिल नॉट कार्बन डेटेड, तो इनकी डेटिंग नहीं की गई है। तो ये सारा जो हमारी टेम्पल की हिस्ट्री है या नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया मीन्स एंशिएंट आर्यावर्त, तो आर्यावर्त पंजाब तक जाता है, तो यहाँ पर की जो आयरन एज की जो साइट्स थी अनडेटेड पड़ी हुई हैं, तो हम उसकी हिस्ट्री नहीं बन पा रही है। तो अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और क्यों? इसलिए कि मैन पावर नहीं है हमारे पास, कि साइंस तो भाई, अब जैसे अगर मैं इजिप्ट की बात करूं या बाहर की कंट्रीज की बात करूं, उन्होंने इन सब मॉन्यूमेंट्स की कार्बन डेटिंग वगैरह करी होगी, जो उन्होंने क्रिएट करे, पिरामिड्स वगैरह क्रिएट करा, राइट, बट वो हम नहीं कर पा रहे अभी। हाँ, हमने क्या किया था, स्टार्टिंग जब 1960s में कार्बन डेटिंग स्टार्ट हुई, तो इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज जहां पर पहले कार्बन डेट स्टार्ट हुई, और ये टाटा का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर होती थी। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट किया था। और लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे कुछ लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक गेस वर्क का एक इजी सिस्टम निकाला, शॉर्टकट निकाला कि भाई 1 मीटर तक तो आयरन मिलता है जब एक्सकवेशन करते हैं, फिर उसके नीचे सपोज 1/2 मीटर तक चारकोलिथिक का ब्रॉन्ज या कि कॉपर के टूल्स मिलते हैं। तो जहां कहीं एक्सकवेशन होती तो उसके बेस पे वो रिलेटिव गेस कर ले जाते थे, और कहते थे कि ये बुद्धा पीरियड की है साइट है, या कि प्री बुद्धा का है, या कि फिर ये वैदिक पीरियड का है, या नॉन वैदिक पीरियड का है। तो ऐसे यूपी में खास तौर पे, और हमारे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश से अराउंड 90%, बल्कि 90% से ज़्यादा साइट्स ऐसी हैं जो या कि इनकम्प्लीट डेटेड हैं या नहीं डेटेड की गई हैं। एग्जाम्पल है MP में नागदा एक साइट है, और उज्जैन है खास तौर पे, तो उज्जैन है, नागदा है, और भी बहुत सी। तो दिस इज वेरी शॉकिंग। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को जो बुक्स में उनके बारे में पढ़ाएंगे, उसकी कोई कॉन्क्रीट वैलिडेशन नहीं है, साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है उसकी। और वो हमने बुक्स में डाल दिया, और हमने ये दिखा दिया कि ये ऐसे इट्स कम आउट ऑफ साइंस, कि साइंटिफिकली इट्स बीन फाउंड आउट कि ऐसा ऐसा है। हाँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो वॉर फुटिंग पे हम इसलिए नहीं काम कर रहे क्योंकि जुगाड़ू वाली बात है कि जुगाड़ आ जाता है, तो इसलिए भी जैसा है वैसे चलने दें। मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि इतने हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है और टीचर्स नहीं है कि जो जाके वहां पे इसके बारे में कुछ कर पाए। नहीं, ऐसा भारत में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एक लैकुना रहा, एक स्पिरिट का अभाव रहा। लोग नहीं करना चाहते थे। जब आराम से काम निकल जाता है तो फिर क्या करें। कुछ जगह पर जरूर ऐसे रहा कि सैंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते थे, लैब्स कम थी, तो लैब्स इतनी भी कम नहीं थी कि किया नहीं जा सकता था। ये बस नहीं हुआ। एक यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े लीडिंग
आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं बीबी लाल, उनको पद्म भूषण से अवार्डेड है। बीबी लाल की अधिकतर साइट्स अनडेटेड है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो इनकम्प्लीटली डेटेड हैं। तो आप जब इनकम्प्लीटली डेटेड अनडेटेड बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर पूरा रिसर्च उन्होंने नहीं किया, लेयर बाय लेयर है। तो कहीं पर 2 लेयर्स की डेटिंग करा ली, कहीं पर टॉप लेयर की करा ली, कहीं पर फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया उनके काम के लिए। हाँ, जो आज की डेट में हमें दिखता है शायद इनकम्प्लीट था। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर हस्तिनापुर, फॉर एग्जांपल, हस्तिनापुर सच एन इम्पोर्टेंट साइट। तो वो एक्सकेवेट करते गए, नीचे वाटर लेवल आ गया, तो साइट इनकम्प्लीट एक्सकेवेटेड हुई। और इसके बाद हमारे पास सो मेनी मीन्स ऑफ साइंटिफिक मीडियम्स हैं जिससे और एक्सकेवेशन की जा सकती थी, तो ही स्टॉप। तो इनकम्प्लीट एक्सकेवेशन हुई और उसकी कंप्लीट उन्होंने एनालिसिस कर दी। अच्छा, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि साइंटिफिक जो आपने कहा मटेरियल है, टूल्स हैं, वो क्या साइंटिफिक टूल्स होते हैं कि वो और भी यूज कर सकते थे? तो उसमें जो एक्सकेवेशन में मिला है, जैसे क्ले है, क्ले पार्टिकल्स हैं, फिगरेन्स हैं, और खेती में काम, एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, ये सारे टूल्स मिलते हैं। कॉइन्स हैं, कुछ स्टैच्यूज हैं। तो ये आर्कियोलॉजी की फाइंडिंग्स हैं, मिलती हैं। इनके बेस पे हम कल्चर को डिफाइन कर पाते हैं, व्हाट वाज द कल्चर। और पर्टिकुलरली जो हमारी इंडियन आर्कियोलॉजी है वो फोकस रही है पॉटरी पर। तो पॉटरी की कलर बेस्ड एनालिसिस करते थे वो लोग, या किस तरह से स्टाइल बनाई गई, और उससे एजेस डिफाइन करते हैं। और इट इज अ वेरी फॉल्टी मेथड, क्योंकि देयर आर पॉटर्स, तो वो एक घड़ा बना रहे हैं, मिट्टी का कोई भी बर्तन बना रहे हैं, अब उसकी स्टाइल बदल गई तो एज डज नॉट चेंज, इट्स एन इनोवेशन। तो अवर इंडियन आर्कियोलॉजी ASI ने क्या किया, जितने भी इनोवेशंस में उसको डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल एजेस बता दिया। तो जो आप बता रहे हैं दैट इज क्वाइट रिवीलिंग एंड क्वाइट शॉकिंग एट द सेम टाइम, कि मतलब ना हमने प्रॉपर टूल्स यूज करे, शॉर्टकट और जुगाड़ हमने किया, एजम्पशन और गेस वर्क हमने किया, और जो टूल साइंटिफिक हम यूज कर सकते थे उनको भी हमने यूज नहीं किया। और फिर हमने कुछ ऐसे लोगों को हमने गवर्नमेंट रिकग्निशन और पद्म विभूषण शायद आप बता रहे हैं वो तक दे दिया। तो अब पर मतलब दिस इज ऑब्वियसली वेरी शॉकिंग, बट मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूं कि आर्कियोलॉजी से अगर हम सत्य युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, और अपना त्रेता युग, काली युग की बात करें, इसका कोई रिलेशन है कि वो अलग टाइम है, अलग चीज है, और ये आर्कियोलॉजी बिल्कुल अलग चीज है? तो अगेन देयर इज ए ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन दीज टू, और होना नहीं चाहिए था। व्हाई ह्यूज डिस्कनेक्ट आई एम सेइंग इज कि अब जो है हमारी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं, दोनों को कोरिलेट करना चाहिए या होना चाहिए। एग्जैक्टली जो नहीं किया गया, और क्या हुआ कि आयरन एज के पहले की जो भी आर्कियोलॉजी है उसे नॉन हिंदू या नॉन इंडियन या नॉन वैदिक या नॉन सनातनी ये अज्यूम कर लिया गया। तो हिंदू एज बेसिकली शुरू होती है आयरन एज से। मैं ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? मोस्टली इन बिकॉज ऑफ द ASI's वे ऑफ डूइंग एनालिसिस ऑफ द एक्सकवेशन। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये मेजर पेन एरिया है। तो हुआ क्या कि इन्होंने 1500 BC एक आर्यन माइग्रेशन की हाइपोथेटिकल डेट थी। तो हाइपोथेटिकल डेट थी, आपको एक्सकेवेशन करके कल्चर रीड करनी चाहिए थी कि एक्सकेवेशन में जो मटेरियल मिल रहा है, इफ देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ द कल्चर और नॉट। एब्सोल्युटली, है ना, उसमें कोई फैब्रिक्स हैं, कोई ऐसी चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, फूड हैबिट्स हैं, क्लॉथ्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, ये क्या कंटिन्यूअस है या हो रही है, या इसमें समथिंग कोई गैप्स हैं, न्यू एलिमेंट्स हैं, वो सब करना चाहिए था। तो हुआ क्या कि जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सामने आए तो 1500 BC एक बैरियर बना लिया इन्होंने। तो उसके पहले की जो आर्कियोलॉजिकल है, चाहे वो एग्जैक्टली रिप्लिका ही क्यों ना हो, कंटिन्यूटी क्यों ना हो, उसको इन्होंने रीड करना बंद कर दिया। दे नेवर ट्राइड टू रीड इट। और कुछ उसके एग्जाम्पल्स है, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, फिर इंडस वैली आ जाती है। तो इंडस वैली के पहले भी हमारी पॉटरी मिल रही थी। इंडिया में जो पॉटरी है, यदि हम आर्कियोलॉजिकल एजेस से बात करें तो मेसोलिथिक पीरियड से यहाँ पॉटरी बन रही हैं, और पहली पॉटरी बनी है आपके इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ कुंभ हुआ था। तो जो आप मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, वो किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बताएं। वो मैं इसी सीक्वेंस में बताता हूँ, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स, है ना, बिल्कुल। तो एक सीक्वेंस में, तो ये जो पॉटरी पहले की आ रही थी,
तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट में बड़ी समस्या थी। एक तो इन्होंने अजम्पशन को ट्रुथ बना लिया, उसको स्टडी नहीं की, तो एक तो पहला बैरियर ये हो गया। दूसरा फिर इंडस वैली की पॉटरीज हैं। अब इंडस वैली की पॉटरी और आयरन एज की पॉटरी कंटिन्यूटी में है, तो वो कंटिन्यूटी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फॉर सम रीजंस कॉन्फिडेंस नहीं था या जो भी था, अटेम्प्ट नहीं किया गया। तो इंडस वैली भी नॉन इंडियन कल्चर है आज की डेट में वर्चुअली। ओके, दे कहते हैं, दे ऑल से कि इट इज इंडियन कल्चर, बट दे कैन नॉट क्लेम, दे डू नॉट क्लेम रादर। ये कहते हैं कि इट इज ए कल्चर फाउंडेड बाय सम अननोन पीपल। आज का नरेटिव ये है। बट व्हाई इज दैट सो? बिकॉज स्क्रिप्ट नहीं है, देयर इज अ रीजन वो बनाते हैं, पर उसके बाद उसकी आइडेंटिटी कल्चरल एनालिसिस नहीं कर रही है आर्कियोलॉजी, कल्चरल स्टडी नहीं कर पा रही है, अटेम्प्ट नहीं कर रही है। इसलिए अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि ये कल्चर किस तरह की कल्चर थी। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे गोइंग फॉरवर्ड कि कल्चर किस तरह से थी। हमारी सारी फूड हैबिट्स जो है इंडस वैली की कल्चर से आती हैं। इवन आपकी जो थाली है फूड जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, जो रिम्ड वाली होती है, ये थाली इंडस वैली से आ रही है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से आप कह रहे हैं? 1500 BC की बात कर रहे हैं? के पहले तो उसमें हम पॉटरी की बात कर रहे थे। तो पॉटरी अनआइडेंटिफाइड है कि ये इंडियन है या नहीं है। तो उसके पहले के पीरियड में जो पॉटरी मिल रही है, पॉटरी इज द सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ द आइडेंटिफाइंग कल्चरल सिग्नेचर पॉटरी से बना रहे हैं। तो उसको जब एक्सकेवेशन कर लेते हैं तो दैट बिकम्स अ न्यूज आइटम। न्यूज में ये लिखा जाता है कि यहाँ पर इतनी प्राचीन संस्कृति मिली, पर क्या वो संस्कृति भारतीय संस्कृति है? इट इज नेवर रिवील्ड। यहाँ तक कि कश्मीर में अभी एक्सकेवेशन कर रही थी ASI, वहाँ पे 9000 8000 ईयर्स ओल्ड से ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिले हैं। तो वो तो कह दिया कि कश्मीर में ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिले, यहाँ कल्चर थी, पर दैट वाज एन इंडियन कल्चर। आर्कियोलॉजी ASI डज नॉट से। तो जो हेडलाइंस है और उसकी रिपोर्टिंग है वो इतने स्मार्टली की जाती है कि दिस क्वेश्चन that whether it is Indian or not, वो क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है। और हम लोगों को लगता है, रीडर्स को, इवन गवर्नमेंट को लगता है कि वी हैव सच अ ग्रेट थिंग वी हैव फाउंड थ्रू द वर्क ऑफ द आर्कियोलॉजी। क्या बढ़िया काम है, पर दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर मेरे यहाँ पे आपसे 2-3 सवाल हैं जो आपने अभी बोला। एक मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 1500 BC में खत्म होती है कि शुरू होती है? अच्छा, एक तो, दूसरा मेरा सवाल है, जो आपने कहा कि कश्मीर में 8-9,000 ईयर्स पुराने जो ममीज जिसको हम कहते हैं, राइट? नहीं, ममीज नहीं, ह्यूमन सेटलमेंट है। हमने ये 8-9,000 ईयर्स में ह्यूमन सेटलमेंट हमने वो कैसे आइडेंटिफाई करा कि उस टाइम वो क्या टूल्स यूज करते थे, उनकी वे ऑफ लिविंग क्या थी, उससे हमने 8-9,000 पे तो आए हम। वहां पर ह्यूमन इनहैबिटेशन के ट्रेसेस मिले हैं और उसकी कार्बन डेटिंग की गई है। इसमें IIT कानपुर भी इसमें इन्वॉल्व था। तो IIT कानपुर ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग खोज की है। मैं आपको बताऊं कि जो काऊ गौ पालन है, जो है ना, तो काऊ डोमेस्टिकेशन का अभी तक का भारत का अर्लीस्ट एविडेंस, डेटेड एविडेंस जो है, नॉट ASI बट IIT कानपुर की टीम ने निकाला जब वो काम कर रहे थे कश्मीर के उस पे। तो क्या है उसमें, ये जो उपले होते हैं, काऊ डंग, गोबर के उपले बनाते हैं। तो एक पूरा आधा जला हुआ, एक पूरा उपला जो आधा जला हुआ था, मतलब हाफ बर्न्ड पीस ऑफ द काऊ डंग, दैट वाज फाउंड इन द कश्मीर। उसकी डेटिंग की गई। तो दैट वाज अभी 4-5 साल पहले की बात है, आई थिंक 2016 या 17 में, 17-18 में। तो उसकी जो कार्बन डेट आई है 6000 ईयर्स ओल्ड। तो 6 साल पहले वो काऊ डंग था। अब तब गौ पालन हो रहा था, तभी उसका उपले बने होंगे, बनाने वाले ह्यूमन ही रहे होंगे। तो इससे पता लगता है कि काऊ डोमेस्टिकेशन तब तक शुरू हो चुका था। मैं एक चीज प्लीज कंटिन्यू करें। शुरू हो चुका था। और फिर वहां पे जो थोड़ी छोटी सी नदी है, एक जुमकार, दैट इज सब्सिडियरी टू इंडस, उस रेंज में ह्यूमन सेटलमेंट्स के मिले कुछ एविडेंसेस, उसको भी डेट किया गया। तो 9-10,000 ईयर्स आ गए। पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप ईस्टर्न यूपी में जाएं, बनारस से प्रयागराज का जो एरिया है पूरा, इसमें और भी ओल्डर एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ तक कि जो फैमिली की बात आएगी इसमें बात, तो मैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमारा टॉपिक नहीं, तो पर बातें निकले आ रही हैं। तो फैमिली को हम कैसे पहचानेंगे कि फैमिली थी? तो इसकी फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल
क्रेडिबल एविडेंस हमें मिलता है बनारस के पास से ही। मिर्जापुर एक जगह है, वहाँ पर साइट्स हैं, और उस रेंज में पूरी साइट्स हैं। तो वहाँ मेन और विमेन दोनों एक साथ एक ही ग्रेव में पड़े मिले हैं, और कुछ जगहों पर तो उनके बच्चे भी हैं। तो मेल और फीमेल दोनों की ज्वाइंट ग्रेव्स जो हुई हैं, उससे पता लगता है कि देयर वाज अ फैमिली ट्रेडिशन इन 9-10,000 BC में। और फिर आपकी यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में राखी गढ़ी है एक साइट, बहुत नाम था वहाँ पे, DNA स्टडी हुई है। तो राखी गढ़ी में भी हमें एक ग्रेव मिलती है, एक ही मिली है शायद, जिसमें मेल और फीमेल एक साथ हैं, उसमें रखे गए हैं कब्र में। तो एक पॉइंटर आपको मिल रहा है ईस्ट यूपी से, दूसरा पॉइंटर आपको मिल रहा है हरियाणा से। तो वो सेम ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो इससे एक और बात सामने आती है कि वो लोग और ये लोग एक फैमिली जैसे ही एक ऐसी कल्चर के पार्ट थे। वो कम डेवलप थे, ये ज्यादा डेवलप थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, पर जो फैमिली का जो ट्रेडिशन है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ऑलमोस्ट सेम था। पर इससे मुझे एक और, फिर क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो मुझे अब आपने कहा काउ डंग से कार्बन डेटिंग हाफ बर्न्ड काउ डंग और एंड हाफ विच वाजंट बर्न्ड, उससे हमें कैसे पता चल जाता है 6000 साल पहले पुराना काउ डंग है? तो उसकी कार्बन डेट की गई, तो वही कार्बन का जो डिके हुआ है वो लैब में, मतलब हमें डिके का यहाँ तक पता चल जाता है कि कितने सालों पुराना, कितने हजार साल पुराना डिके होगा वो कार्बन? ये पता लग जाता है। वो मेथड्स बना ली गई हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये क्या होता है कि परफेक्ट डेट हमें नहीं आती है, अप्रोक्सीमेशन होता है। तो अप्रोक्सीमेशन भी हमें पता होता है कि पर 1000 years इट इज अराउंड 70-80 years का गैप होगा, फिर अनदर 2000 में कुछ। तो इस तरह से इसकी स्केलिंग अवेलेबल है हमें। तो मतलब एक्यूरेसी वुड बी अराउंड 90-95% और 85-90%। 85-90% एक्यूरेसी रहती है। ओके, पर एक और चीज, जो सत्य युग वगैरह हमने बात करी, त्रेता युग, द्वापर युग, वो क्वेश्चन अनआंसर्ड रहे। हाँ, तो वो आर्कियोलॉजी में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, इंडिया में, हमारे भारत में, और इसके साथ एक और सवाल है कि क्या हमारा सत्ययुग मैं मानूं 1500 BC से क्या शुरू होता है, जैसे आपने कहा आयरन एज से, कि या कौन सी एज से, या इंडस सिविलाइजेशन से, कहां से शुरू होता है? हमारे जो ऑडियंस हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये उनको बहुत डीपली समझने की बात है कि एक तरफ तो 140 करोड़ में से एटलीस्ट 130 करोड़ लोग मानते हैं कि हम सतयुग, त्रेता और इस तरह से आए हैं, और काफी एंटिक्विटी है हमारी कल्चर की। लेकिन जो हमारी एकेडमिक हिस्ट्री है वो सारे चारों युगों को, लाखों करोड़ों साल के युगों को 1500 BC में कन्फाइन कर देती है। तो हमारी सारी हिस्ट्री जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो एकेडमी में पढ़ाई जा रही है, वो 3500 years के बीच में ही सारे चारों युग खत्म हो जाते हैं। शुरू और खत्म 3500 के बीच में। Okay. और ये इतना बड़ा बैरियर है, जो कि ये सरकार आई तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो भी स्कॉलर्स हैं, पोजीशन पे हैं, मैंडेट है जिनके पास में, वो इस पर काम करेंगे। बिल्कुल, पर कोई काम नहीं हुआ ये कि जो मोमेंट्री काम है, मोमेंट्री कोई फेस्टिवल है, कोई डांस फेस्टिवल है, कल्चरल एस्पेक्ट है, सेलिब्रेशन ओरिएंटेड कुछ चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों में ये जो कीमती टाइम है, कीमती वक्त है, जाया कर दिया गया। और एक भी ऐसा इशू जो कि पहले से ओपन है, जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए था, तो एड्रेसेबल कोई भी इशू पिछले 12-14 साल जब ये गवर्नमेंट है, इसके पूरे कार्यकाल में कोई इशू जो मैंडेट की पोजीशन में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, या हिस्टोरियंस हैं, या कि ऑफिशियल्स हैं, या कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हमारी हिस्ट्री में के नरेटिव में, या कि इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी में थोड़ा भी सुधार हो। ये पूरा कुछ ऐसे है कि हम एक मूवी देख रहे हैं 3 hours की, मूवी खत्म, गवर्नमेंट का कार्यकाल खत्म होता है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो ये सारा सेलिब्रेशन कहीं भी रहेगा नहीं। ये दिस इज मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, मतलब ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, और वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करेंगे, कुछ भी कर, क्योंकि कुछ नया काम जो एस्टैब्लिशमेंट वाले परमानेंट नेचर के जो काम होने चाहिए थे, जो स्टडी की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। मैं ये गवर्नमेंट पे आऊंगा कंटिन्यूटी पे, पर मेरा एक और सवाल है, एक और मेरा सवाल है कि हम कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड 3 lakh years ago, is whatever I've read. Now can we say even the Europeans and the Africans, उनकी भी जैसे सिविलाइजेशन, आपने कहा हमारे पास 3500 साल तक का डेटा है ऑलमोस्ट, हाँ,
उनके पास भी क्या इतना ही 3500-4000 साल का है कि उनके पास कम है, उनके पास ज्यादा है? साइंटिफिकली वो कैसे इसको देख रहे हैं? तो यहाँ से हमारी विश्व गुरु वाली बात शुरू होती है आपके इस क्वेश्चन की फाउंडेशन में। अभी तक साइंस हमें कहती है कि जितनी भी ह्यूमन रेसेस हैं वो सारी उनकी ओरिजिन होती है अफ्रीका में। इवन जो मॉडर्न होमोसेपियंस सेपियंस हैं ये इनकी भी ओरिजिन हो रही है 3 लाख साल पहले अफ्रीका में, फिर वहां से माइग्रेट होकर आ रहे हैं। पर इसको और डीप में आप जाएं तो होमोसेपियंस के पहले होमो इरेक्टस था, तो होमो इरेक्टस को भी ये कहा गया कि इनकी भी ओरिजिन हुई है अफ्रीका में। वो होमो इरेक्टस के पहले होमो हैबिलिस था, छोटा सा उसकी ब्रेन ये जो कैविटी होती है छोटी थी, उतना इंटेलिजेंट नहीं होता था वो, तो उनकी भी ओरिजिन अफ्रीका में हुई, वो इथोपिया वाले सेक्टर में हुई है। तो ये क्वेश्चन बनता है क्या सारी की सारी स्पीसीज को जो गॉड है या नेचर है वो इथोपियन रीजन में ही क्रिएट कर रहा था और फिर वो सब माइग्रेट होकर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही थी? एक कंफ्यूजन है, पर ये है। तो एनीवे हम अभी अज्यूम करते हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव काउंटर एविडेंस। काउंटर एविडेंसेस के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे जो कुछ भी मिले हैं। तो अब वहाँ डेफिनेटली यदि हम कहें साइंस आज की डेट पे अकॉर्डिंग टू द साइंस ह्यूमन ओरिजिन वहाँ हुआ, लेकिन कोई सिविलाइजेशन अफ्रीका में कभी डेवलप नहीं हुई। इवन अफ्रीका में कोई ग्रामेटिकल लैंग्वेज भी कभी डेवलप नहीं हुई। और एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि वहां सबसे पहले ह्यूमन ओरिजिन होता है एंड ही इज इंटेलिजेंट क्योंकि वो माइग्रेट करना जानता है, कॉग्निटिवली डेवलप्ड है। तो फिर अब फूड की तलाश में या कि फायर की एनर्जी की तलाश में वहां से माइग्रेट कर रहा है, बट वो अपने ही प्लेस में कोई सिविलाइजेशन नहीं डेवलप कर रहा है। तो ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है अब तक की हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट। बहुत वैलिड पॉइंट है ये कि वो वाला चीज हमारे पास आज तक हमें नहीं पता चला कि इतना अगर हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट कहते हैं पर उसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब तो अच्छा भारत में अब वहां से सपोज वो मूव करके आ गया माइग्रेट करके ग्रीस और फिर मेसोपोटामिया। तो ग्रीस वगैरह में भी एक 3500 साल से ही है इनका कि इनके पास जो कार्बन डेटिंग और उसके इनके पास इंफॉर्मेशन उससे कहीं पहले टाइम की है। तो ग्रीस की जो प्री हिस्ट्री है वो भी करीब करीब इतनी ही 1200 लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से 1200 बीसी तक उनकी लिंग्विस्टिक हिस्ट्री जाती है ग्रीस की, जो प्रूवन है। लेकिन उनके पास में एक मेमोरी है। प्लेटो ने एक जगह कहा था देयर वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द ग्रीस एंड द नॉर्दर्न अटलांटिक का जो ओशन है वो डूब गया एक हिस्सा, और वहां पर 9000 साल पहले की ये बात है कि जब वो हिस्सा जो ओशनिक पार्ट है वो उसमें जो एक देयर वाज अ आइलैंड, वो आइलैंड हाईली डेवलप था, उसमें गॉड्स सेमी गॉड्स डेमी गॉड्स रहते थे, ऐसी उनकी मान्यता है। तो वो वाला हिस्सा समुद्र में डूब जाता है, सबमर्ज हो गया, और इट हैपेंड 9000 ईयर्स एगो। तो 9000 ईयर्स की उनकी एक मेमोरी है। उस मेमोरी को अभी आज हम वैलिडेट नहीं कर सकते, बट दे हैव गॉट अ मेमोरी। तो 9-10 हजार की सालों की एक मेमोरी एग्जिस्ट करती है ग्रीस में। लेकिन जो अभी की जो कल्चर है उनकी, ये एक्सकैवेशन में 1200 बीसी के पहले तो मैं ये मान के चलूं इंडिया में हमें 3500 ईयर्स तक का रिकॉर्डेड या हमें चीजें मिलती हैं, जैसे आपने कहा हम सत्ययुग जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो 3500 ईयर्स तक की मिल रही हैं, और जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं वो तो 10,000 बीसी वो तो फिर बातें ही हो जाती हैं कि वो तो नहीं, पर वो एविडेंस है, हार्डकोर एविडेंस है जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर जान के भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि जान के भी हम नहीं करना चाहते? ये एक प्रॉब्लम है कि क्या होगा कि आपको जो 1500 बीसी का आर्यन माइग्रेशन वाला बैरियर है या इंडस वैली कल्चर है, इस कल्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आइडेंटिफाई आप इन्हें नहीं करेंगे तो इनकी जो इनसे पीछे की जो कल्चर आ रही है उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पर हम क्यों नहीं कर रहे? अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन मेरे लिए भी नहीं कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट इन पावर है उसे कोई अपडेट भी नहीं कर रहा, एडवाइस नहीं कर रहा करना चाहिए। देखिए ASI है, सारे अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे हैं। यहाँ नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है, एक बार मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला, और IGNCA है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ICHR है। तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन के एविडेंसेस पड़े हुए हैं, बट वी आर नॉट रीडिंग देम। But this is really unfortunate। आपकी अगर इतनी पुरानी हिस्ट्री है और आप उसको साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकते हैं, ये तो आपकी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज है, बट आप उस पे सो रहे हैं। हम जानबूझ करके वी आर पुटिंग देम
अंडर शैडो काट करके रखा हुआ है पूरे में। हम क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च पेपर्स का पार्ट है। तो रिसर्च पेपर में किसी ने कुछ लिख दिया तो दैट हैज बीन पब्लिश्ड एंड द स्कॉलर हैज बीन रिवॉर्डेड, फिर उसको एक दूसरा पेपर का भी रिवॉर्ड मिल जाएगा। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो एक्सकवेट कर लेगा एक साइड पे, उससे दूसरी साइड पे चला जाएगा। पर कंट्री की हिस्ट्री इज नॉट बिकमिंग रिच बिकॉज इट इज अनआइडेंटिफाइड, इट इज लाइंग विदाउट एनी अटेम्प्ट बीइंग मेड। तो जैसे मैंने आपको कहा कि फैमिली जो ग्रेव्स हैं वो बनारस के आसपास तमाम इस पूरे एरिया में पाई गई और राहीगढ़ी में भी पाई गई। तो ये आई एम फर्स्ट टाइम टेलिंग बिफोर यू कि वहां भी मिली, यहां भी मिली, देयर इज ए को रिलेशन। तो ये को रिलेशन की बात ये नहीं कहते हैं पब्लिक स्फेयर में। हालांकि जब हमारे इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन से सवाल पूछा जाएगा तो टीवी चैनल्स की डिबेट में जरूर कहेंगे कि त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था, बट त्रेता को आर्कियोलॉजिकली वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। पर वो तो कहते हैं त्रेता 3,32,000 की 4,32,000 साल, वो 6,64,000 के 1000 साल, वो तो लाखों सालों की बात करते हैं। तो मेरा इससे यही भी एक सवाल है कि जो हम रामायण महाभारत की बात करते हैं, इसका मतलब है इट ऑल हैपेंड विद इन 3,500 ईयर्स। अनफॉर्चुनेटली ऑन पेपर्स ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो अलाउ मी टू एक्सप्लेन। आपके पहले भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने इनको एड्रेस नहीं किया, इस क्वेश्चन में सब एड्रेस हो जाएगा। तो देखिए, आर्कियोलॉजी की जो एजेस की जो डेफिनेशन है, जो आर्कियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ए कल्चर हैं, वही कैरेक्टर्स ऑफ कल्चर्स हमारे त्रेता द्वापर युग के भी हैं। ये डिफाइंड है कि त्रेता युग मीन्स व्हाट, द्वापर युग मीन्स व्हाट, कल युग मीन्स व्हाट। कलयुग कला, तो आयरन आई है, क्राइम बढ़ा है, लोगों के बीच में डिसकंटेंट बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है, तो कलह बढ़ा हुआ है, अशांति आई है। तो ये क्लियर है। इसी तरह से हर सारे युगों का के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्नेचर्स वेल रिटन है हमारे स्क्रिप्चर्स में। अनफॉर्चुनेटली फिर एक बात आएगी, जो कथावाचक हैं वो ये जो सिविलाइजेशन वाला पार्ट है वो चैप्टर्स को वो स्किप कर जाते हैं। वो फिर पर्सनल जो चरित्र है भगवान का, राम का या कि कृष्ण भगवान का, उनकी महिमा वाले चैप्टर में चले जाते हैं, जबकि उन्हीं ग्रंथों में, उन्हीं पुराणों में ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और एवरीबडी रीड्स। लेकिन हम ऐसे मीडियोक्रिटी या ऐसे इग्नोरेंट ड्रिवन टाइम पे रह रहे हैं कि जो नॉलेज जो पॉइंट हैं वो नॉलेज पॉइंटर सारे के सारे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो हमें हमारे लिटरेचर बताते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है पुराणों से, त्रेता के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 या 4। एक, एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है त्रेता में। तो त्रेता तभी स्टार्ट होगा जब एग्रीकल्चर आर्कियोलॉजिकली हमको भारत में मिलेगा। दोनों को एक साथ एक पीरियड में होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है। फिर एग्रीकल्चर के बाद में फिर आगे उन्होंने लिखा है कृषि उत्पन्न हुई, फिर बस्तियां बसी। बस्तियां मीन्स सिविलाइजेशन। पहले क्या होता था, उन्होंने ये बात भी लिखी, पहले क्या होता था, वो सतयुग है। पहले जो होता था वो सतयुग है। तो सतयुग से हम शुरू करते हैं। सतयुग में कोई बिजनेस नहीं था, व्यापार नहीं था, इकोनॉमी नहीं थी। तो सतयुग में कोई इकोनॉमी नहीं थी। ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मनुष्य हैं, ये नदियों के किनारे या पहाड़ों पर सेफ जगह पे जहाँ रह सकते हैं फैमिली के साथ, जहाँ फूड है, फूड नहीं है तो जहाँ पर शिकार किया जा सकता है, हंटिंग हो सकती है, हंटिंग गैदरिंग हो सकती है, वहां रहते थे। देयर वाज नो मार्केट, इकोनॉमी नहीं थी तो शांति थी, कंपटीशन नहीं था एक दूसरे के साथ में, तो सब मिलजुल के रहते थे। तो इसलिए वहां पर कहते हैं कि धर्म था। धर्म इसलिए था क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड सिचुएशन थी। फिर उसके बाद जैसे ही सिविलाइजेशन आगे बढ़ती तो फिर एग्रीकल्चर, तो वो दैट इज सतयुग। हमारे पुराण कहते हैं कि सतयुग की हमें ठीक ठीक मेमोरी नहीं है। ये भी इतना बोल्डली कहा गया पुराणों में कि सतयुग, वी नो दैट देयर वाज सतयुग। तो अब देखिए हमारी मेमोरी पास कर रही 10,000 BC के पीछे जा रही है कि एग्रीकल्चर जब नहीं थी तब की भी हमारी मेमोरी रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्डिंग आज की तो है नहीं, जब पुराण 2000 ईयर्स पहले लिखे गए होंगे या 2500 साल पहले जब भी वो लास्ट एडिट किए गए हैं, तो उस एडिट में अवेलेबल है। तब के लोग कह रहे थे कि हम जो है वो हमारी कल्चर तब की है जब कोई इकोनॉमी नहीं थी और हम लोग नदियों के किनारे या पहाड़ों के बीच में रहा करते थे। फिर वो सारे लोग, त्रेता में क्या होता है, त्रेता जब स्टार्ट होता है तो उतर आते हैं पहाड़ों से नीचे और फिर छोटी छोटी बस्तियां बसाते हैं, मतलब छोटे छोटे विलेजेस। तो विलेज इकोनॉमी डेवलप होती है और एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन शुरू हो गया। यहाँ से सिविलाइजेशन के बाद में कल्चर शुरू हो गई हमारी। तो ये
this is the cultural statement we find in all the Puranas, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, सब में So we are basically correlating the two things कि कहाँ पे civilization हाँ, आ रही है, जो आर्कियोलॉजी कह रही है नियोलिथिक हाँ, और जो त्रेता है, हाँ, दोनों एकदम बिल्कुल पैरेलल टू पैरेलल, पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहे हैं। इसके बाद में फिर क्या होता है, बट एज उसकी सेम है कि एज अलग है? नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा हाँ, हुआ क्या है, हाँ, क्योंकि हम एक बहुत ही इवॉल्व सिविलाइजेशन थे, तो हमने कई तरह के मेजर्स डेवलप किए, उनमें से एक मेजर ये है त्रेता सतयुग वाला। तो हम अभी इसी मेजर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं। फिर जो है एग्रीकल्चर हुआ, फिर और क्या चीज होता है, उसमें यज्ञ शुरू होते हैं त्रेता में। ओके, तो यज्ञ के लिए क्या चाहिए, आपको हवन करना है। तो हाँ, हवन करने के लिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए जौ मीन्स बार्ले। बार्ले इज द पवित्र है, अन्न पवित्र ग्रेन है ना, होली ग्रेन। एक तरफ तो बार्ले चाहिए, दूसरी तरफ चाहिए राइस, धान चाहिए। आज भी आप मंदिर, राम मंदिर बना भी तो घर घर वो अक्षत लेके गए थे ना चावल के, तो राइस मीन्स धान और बार्ले जौ, ये दोनों ही एंशियंट क्रॉप्स हैं और दोनों ही इंडिया में सबसे पहले पाई गई हैं 6000 ईयर्स अगो, 7000 साल पहले से। बार्ले का भी एविडेंस मिलता है इंडिया में, कहाँ मिलता है, बलूचिस्तान में, मेहरगढ़। मेहरगढ़ की एक्सकवेशन में 7000 ईयर्स एगो, 6000 बिटवीन 6000 एंड 7000 के बीच में हमें जौ की खेती के एक्सकवेशन मिलते हैं। इसी दौरान हमें ईस्टर्न यूपी में लहुरा देवा है, लखनऊ के पास में, इस एरिया में, अवध वाले क्षेत्र में, तो लहुरा देवा में राइस एक्सकवेशन के एविडेंसेस, राइस यूज के एक्सकवेशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो एक तरफ राइस होगी, दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है। तो एक 6000 BC जो है ये हमारी त्रेता का एक पीरियड लगता है, बेस्ड ऑन दी दिस कैरेक्टरिस्टिक एग्रीकल्चर वाली, क्योंकि यज्ञ इसके पहले नहीं हो सकते, पर यज्ञ शुरू में नहीं हुए, यज्ञ बाद में त्रेता में डेवलप हुए हैं, तो त्रेता का आसमान पीछे भी होगा। अभी 2000 एक चीज, सो आर वी सेइंग 3100 years ago फॉर द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू? अगर आप कह रहे हो 6000 BC, so we are talking about 8000 years back. 8000 years back, yes. हाँ, तो हम एक अच्छा बीपी में हम बात करें कितने साल पहले, हाँ, तो वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, करेक्ट, बीसी का वर्ड नहीं लाते हैं, हाँ, आज से कितने पहले, आज से कितने, तो आज से 8, 8.5 या 9000 साल हमें एक एवरेज एक व्यू मिलेगा। हम डेट नहीं कर सकते हैं उसे, हो सकता है कल कोई एक्सकवेशन और पीछे की मिल जाए, तो फिर ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से त्रेता को हम एक मोटे तौर पर नियोलिथिक पीरियड की स्टार्टिंग में रख सकते हैं। तो उसके थोड़ा सा पीछे जाएगा, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन का पीरियड था वो पीरियड भी आएगा इसमें, तो वो ट्रांजिशन का पीरियड भी हमें अवेलेबल है। यहीं से एक साइट है आपकी इलाहाबाद था प्रयागराज जिले में, चोपनी मंडो। तो चोपनी मंडो ऐसी साइट है जिसमें मेसोलिथिक पीरियड में पॉटरी बनाने के एविडेंसेस मिले हैं, और वो भी प्रॉपरली साइंटिफिकली डेटेड नहीं है, पर जितनी भी डेटिंग है वो करीब 14,000 ईयर्स ओल्ड के आसपास जाती है। अच्छा, तो वहीं पर फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट पॉटरी। तो एक बार अभी जब कुंभ का समय चल रहा था, तो आज तक एक टीवी चैनल है, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कुंभ कब शुरू हुआ होगा, इसकी कितना प्राचीन है। तो मैंने उसको यही कहा था कि देखिए साहब, कुंभ मतलब पॉटरी है, पात्र है, तो जब कुंभ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पॉटरी बननी चाहिए। तो पॉटरी जो है इसी रीजन से, इलाहाबाद जिले से, प्रयागराज जिले में ही हमें 12-14 हजार साल पहले मिलती है। जब पॉटरी नहीं थी तब तो कुंभ होने का सवाल ही नहीं होता, ये शब्द ही नहीं बन सकता था। तो ये अच्छा, तो ये हो गया एक ब्रीफ में कि हमें कल्चरल सिग्नेचर्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल डेफिनेशन है नियोलिथिक पीरियड में, वो बिल्कुल मैच करती है आपके त्रेता के साथ में। और जो ट्रेड पीरियड है द्वापर का, तो द्वापर के टाइम पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है व्यापार, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापारी की जो होता है और ओवरसीज जो व्यापार होता है अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, वो द्वापर है। तो कॉइन्स वगैरह भी हम ये माने कि द्वापर का ही पार्ट था, एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड ऑल। हाँ, एक्सचेंजेस जो है, कॉइन्स नहीं, एक्सचेंजेस तो आपको त्रेता के लास्ट में होने लगे थे बाय द एंड, पर वो कॉइन्स हैं जो मनी, जो रुपी का जो कंसेप्ट है, वो द्वापर में ही होता है, आता है। और इसकी एक साइट है प्रयाग के पास में ही, कौशाम्बी,
तो इंडिया का अर्लीस्ट कॉइन हमें कौसाम्बी से मिलता है, पर वो भी बहुत लेट पीरियड का है, पर 1000 BC के आसपास का। अच्छा, मतलब 3000 साल पहले का 2800 हाँ। 3000 साल के बीच का एक कॉइन हमें कौसाम्बी से मिलता है। अब आज आपको सरप्राइज ये होगा कि ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट कॉइन हो सकता है, लेकिन इसके यहाँ पर भी सारी डेटिंग नहीं हुई है। तो एक कॉइन है और उसकी लेयर डेटेड है, तो उससे हम कोरिलेट करके कह रहे हैं इट कुड बी नॉट ओनली द इंडियाज अर्लीस्ट बल्कि वर्ल्ड का अर्लीस्ट कॉइन भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। तो डेटिंग का ये प्रॉब्लम है। तो द्वापर हुआ जब आपका ट्रेड हुआ, करेक्ट, और वॉर्स हुई हैं लंबी, वो हमें महाभारत की कहानी में देखने को भी मिलती है। बट जब युगास को डिस्क्राइब कर रहे हैं पुराणों में, तब ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई रीड नहीं कर रहा है। और जब से हमारी आज़ादी हुई है, हम इंडिपेंडेंस में, तब से ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और आज तक किसी ने इसको पढ़ा नहीं। पंडितों ने पढ़ा होगा, उनको ये इसमें कोई सिविलाइजेशन एस्पेक्ट में कोई उन्हें इंटरेस्ट नहीं आया होगा, तो ये सिविलाइजेशन का जो सभ्यता का विषय है वो पीछे छूट गया। जबकि सभी पुराणों के शुरुआत में जब कंटेंट डिफाइन होते हैं और बाद में जब उसको उपसंहार में कंक्लूड किया जाता है, इन चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन दी ही गई है, इनवेरिएबली दी गई। पर दिस ब्रिंग्स मी बिफोर वी मूव टू द आर्यंस कमिंग, वेदर आर्यंस एग्जिस्ट करते थे नहीं करते थे, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। इसके रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि कृष्ण जी या महाभारत एक युग में हुई, तो क्या रामायण भी उसी युग में हुई कि रामायण उसके अलग युग में हुई? तो ये आंसर करना बहुत आसान है। यदि हम थोड़ा सा डीप देखें, भगवान राम क्या चला, उनका अस्त्र क्या है? तीर धनुष, धनुष बाण करते हैं पूरे जीवन में, है ना। और या कि उनके पास में उस युग में एक और अस्त्र है, वो है त्रिशूल। त्रिशूल के साथ में धनुष बाण है और एक हनुमान जी की गदा है। ये मुख्य जो है अस्त्र है। अब ये जो अस्त्र हैं, ये द्वापर के पहले, मतलब जो आपका नियोलिथिक पीरियड है, इसके अर्लियर पार्ट में, इसके बल्कि इससे पहले मेसोलिथिक पार्ट में ये तीर धनुष हुए। कैसे आपको पता लगता है? जब आप भीमबेटका की एक्सकैवेशन, भीमबेटका विजिट करते हैं, वहाँ पेंटिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं। उनमें 70-80% जो पिक्चर्स हैं, उनमें जो ह्यूमंस हैं डिपिक्ट किए गए हैं, जिनकी पेंटिंग की गई है, वो धनुष बाण रखे हुए हैं, ग्रुप्स में हैं। तो वो धनुष बाण होना ये बताता है कि भगवान राम धनुष बाण के युग के ही हुए होंगे, बाद में शायद नहीं होंगे। बाद में फिर चक्र आ जाता है। भगवान कृष्ण का अस्त्र है चक्र, लेकिन भगवान राम का चक्र नहीं है। तो चक्र इन बिटवीन कहीं पर हुआ है। चक्र मींस व्हील। दिस इज इंटरेस्टिंग। व्हील बीच में हुआ। और हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण बाद में हुए हैं। तो उनका पीरियड मोटा मोटा हमें समझ में आता है कि, और वो समुद्र की कहानी को भी हम जोड़ लें तो भगवान राम त्रेता के स्टार्टिंग में, जब मेसोलिथिक टू नेओलिथिक ट्रांजिशन हो रहा होगा हमारा, 7-8 हजार साल पहले, आज से 7-8 हजार साल पहले कभी होने चाहिए। अब आपका है कि लाखों साल कैसे हुआ? तो जब हम सिविलाइज्ड हो गए, हमारी कल्चर डेवलप हुई, हमारा साइंटिफिक ओरिएंटेशन आया हमें, तो फिर साइंटिफिक मेजरमेंट हमने किए और उसको स्टैंडर्डाइज किया। तो आपको ये आश्चर्य होगा कि वेदों में जो युग है और जो पुराणों में युग है, दोनों डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में युग हैं, ये 5 ईयर्स के युग हैं, 5 साल के युग हैं। 5 साल। उन्होंने टाइम को, क्योंकि इतना बड़ा टाइम नहीं था, सिविलाइजेशन खुद सामने आ रही थी, तो उनको व्यू नहीं था ना, करेक्ट, कि वो जस्ट हमारी संस्कृति शुरू हुई है, तो वो संस्कृत के साथ में वो डेवलप हो रहे हैं। तो 5 ईयर्स की ग्रुपिंग हो गई, उनको था एस्ट्रोनॉमिकली उन्होंने किया, तो 5 ईयर्स। बाद में जब ये वैदिक पीरियड के द्वापर का युग समाप्त होता है और वैदिक पीरियड खत्म हो जाता है, ऋषि रहते हैं फिर भी, बाद में फिर ऋषियों की कल्चर भी खत्म हुई है हमारी गुरुकुल वाली। तो उस समय पर शौनक एक ऋषि हैं। तो शौनक ऋषि के टाइम पर ये जो एविडेंसेस, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं प्रमाण, तो उस टाइम पर इन युगों को रीग्रुप किया गया। ओके। क्योंकि ये बहुत पीछे हो गया, तब तक काफी लंबा टाइम हम लोग निकाल चुका था। तो उनकी मेमोरी पीछे, तभी तो कह रहे हैं, पुराणों में लिख रहे हैं कि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है कि हम उसको ठीक से याद नहीं रख पा रहे हैं। हमारी जो एक्यूरेसी ऑफ इवेंट्स हैं, एक्यूरेसी ऑफ अवर क्रोनोलॉजी है, वो मैं ठीक से नहीं कह पा रहा हूँ। वो पुराण में लिख रहा है, पुराण लिखने वाला लेखक जो है वो कह रहे हैं, मत्स्य पुराण में स्पष्टता लिखा हुआ है कि हम इतने प्राचीन है कि हम खुद अपने बारे में बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जहां से एक्यूरेट है वहां से मैं बता रहा हूँ। 5 साल वाला जो आपने ये कहां से कैसे निकाला? ये ऋग्वेद में क्लियर है
5 वर्षों का तो मैं अगर आपसे पूछूं, यूनिट है, 5 years ऑफ यूनिट इज ऋग्वेद कितना पुराना हुआ फिर? अच्छा, 5 years के बाद में फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल साइटेशन के बेस पे दूसरे युग आए, तो वो भी कई तरह के हुए। जैसे जो पोल स्टार है, तो पोल स्टार के प्रिसिशन के बीच के बेस पे एक युग आया। उसके बाद जो सप्तर्षि हैं, सप्तर्षि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक सर्कल लगाते हैं, तो उसके बेस पे अलग अलग ग्रुप। इसके बाद जब ये शौनककार पीरियड आता है, जब पुराणों को अपडेट किया जा रहा है, एक फॉर्मेट में ला रहे हैं, उस समय पर से हमें ये जो लाखों वर्ष वाले युग है मिलते हैं। तो ये हमारा पास्ट प्रोजेक्शन है, क्योंकि हमें वेदों में ये युग नहीं मिल रहे, ये युग नहीं मिल ये रहे, बीच में तो ये हमने assume कर लिया इतने लाखों साल तो पहले हुए होंगे, जब हमने जबकि ऐसा शायद नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जब हाँ, हमने हमारे लोगों ने, ऋषियों ने शायद स्टडी की कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टडी की, या अर्थ की स्टडी की, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जब वो जियोग्राफिकली वर्ल्ड को स्टडी कर रहे हैं, अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, जब ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, वहां से कंटेंट आपको मिलेगा पुराणों में। तो जब जैसे अभी हम साइंटिफिकली पास्ट स्टडी कर रहे हैं, वैसे जब उन्होंने स्टडी करी तो उनको लगा कि वी हैव ए लॉन्ग पास्ट, तो उसको अलग अलग ग्रुपों में फिर उन्होंने डिवाइड किया है। तो त्रेता और द्वापर की जो लॉन्ग ईयर्स हैं, ये लॉन्ग ईयर्स बीच में इवॉल्व हुए हैं। इट इज पार्ट ऑफ इवोल्यूशन इन द सनातन धर्म। बट द पॉइंट अगेन हियर इज, आर दे इन लैक्स और दे आर इन मेयर थाउजेंड्स? यहाँ के सिर्फ अपनी ग्रैंडियोसिटी, अपने कल्चर को हमने डिफाइन करने के लिए हमने उसको एक बहुत बड़ा रूप दे दिया है जो बहुत इम्पैक्टफुल लगे। जैसे हम मूवीज में दिखाते हैं कि भाई हीरो इतना बड़ा लगता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, एक आदमी को एकदम 10 आदमियों को मार रहा है, वो उड़ते उड़ते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि जब हम लाखों सालों की बात कर रहे हैं, लाखों साल नहीं है, क्योंकि आप जो साइंटिफिकली जो बातें कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि 3500 साल के अंदर के बीच में रामचंद्र जी भी आए। नहीं, ये तो एकेडमिक बुक्स पढ़ा रही हैं। exactly. और इसकी वजह से 2017 में मुझे एक हिस्टोरम, एक डिस्कशन फोरम है, पूरे वर्ल्ड में है, हिस्ट्री स्टूडेंट्स के बीच में, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। मैंने उसमें देखा जेएनयू के स्टूडेंट्स ने, एमफिल वाले स्टूडेंट्स ने एक पोस्ट की और सबने फिर उसे इंडोर्स किया। वो कहता है कि आई एम ए नॉर्थ इंडियन यूथ, मैं हिस्ट्री पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। तो उनमें डिस्कशन तो क्यों फ्रस्ट्रेट होते, बोले हमारी सारी कल्चर यहाँ डिनाइड है, मुझे कोई इसके एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। घर में हम बात करते हैं कि हमारी इतनी एंटीक्विटी है और हम इतनी महान कल्चर है, और जब सिलेबस में हम पढ़ते हैं तो फिर प्री बुद्ध हमें कुछ मिलता नहीं, हमने वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ये एक एमफिल का स्टूडेंट पोस्ट कर रहा है, और उसके बैच के लोग एटलीस्ट 1 डजन स्कॉलर्स, उसमें से कुछ लोगों ने बाद में डॉक्टरेट भी की, तो वो सब उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो वो बुक का है, लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है वो दैट इज डिफरेंट। तो 3500 ईयर इज व्हाट दे आर रीडिंग इन बुक्स स्टिल आज भी। यू आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक बुक्स, 10+2 से लेकर के और फिर डॉक्टरेट तक। हाँ, ये यही चल रहा है, क्योंकि इसमें अभी कोई चेंजेस, क्योंकि उतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है। नहीं, इंफॉर्मेशन है, बट ये बैरियर जो मैक्स मूलर ने दिया हमें 1500 BC का, उसके आगे हमारी स्कॉलरशिप इंडिया में डेवलप नहीं। हमने मैक्स मूलर की डेट को रिविजिट नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो हमारे कथावाचक हैं या ये लोग कई बार कहते हैं जी इतने लाखों साल पहले, क्योंकि ये लाखों से तो कम बात होती नहीं है, 4,32,000, 8,64,000 के 12 लाख, तो ये तो हम ऐसे उस पे चलते हैं। तो अब सवाल ये है, क्योंकि देखिए इस पॉडकास्ट का हमारा बिल्कुल वो है कि हम साइंटिफिकली एम्पेरिकल एविडेंस के साथ बात करें, ना कि हवा में बात करें। तो वही मुझे आपसे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही सटीकता से चीजें बता रहे हैं कि ये चीज इस टाइम पे हुई होगी या हो सकती है, संभावित है। बट माय क्वेश्चन अगेन इज कि क्या आर वी सेइंग कि व्हेन लॉर्ड रामा वाज बोर्न एंड लॉर्ड कृष्णा वाज बोर्न, the gap would have been 1,500 years? नहीं, एज का डिफरेंस तो है। जो मैंने कहा कि उनके अस्त्रों को देखें आप, या कि जो समुद्र की स्टोरी है, तो वाटर लेवल जो है वो नीचे था। तो वो एज का कितना डिफरेंस है? 10,000 साल, 20,000 साल, 5,000 साल? तो मैं आपको बताऊं, इसमें महाभारत का तो हमें एग्जैक्टली एक नंबर मिलता है बुद्ध के पीरियड से। हमारे सारे पुराणों में और महाभारत में 1500 years फ्रॉम बुद्धास पीरियड, बुद्ध का पीरियड या कि नंदों का था। तो वो आज के टाइम से कितना साल हो गया? तो महाभारत आज से
2500 साल तो हुए आपके बुद्ध को, भगवान Right. बुद्ध को, महापद्मानंद को 2500 साल हुए, और उससे 1500 साल पहले आपके हुए महाभारत तो को। 4000 साल पहले 4000 महाभारत हैपेंड। हाँ, 4000 साल या कि 3900 साल, हाँ, या correct. इस बीच इस में बीच में 2500 और एक, हाँ हाँ, हम्म, 2500 इधर हो गए और 1500 उधर, तो 4000 साल Correct. हो गए। इसका एक वेरिएंट भी है, उसमें कुछ जगह पर 1000 ईयर्स, 1050 ईयर्स का भी एक श्लोक मिलता है। okay. लेकिन जिस तरह से संस्कृत में लिखा जाता है तो वो लग रहा है कुछ उसकी जब रिकॉपी बनाई गई है। हम तो पहले क्या करते थे कि हमारे ग्रंथों को हर 200-400 साल में पंडित उसको कॉपी करते थे, कॉपी चलता रहता था, ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन, इस तरह से ये मेंटेन रहा। तो कहीं मुझे लगता है कॉपी करने में थोड़ी सी एरर हो गई है, और वो 50 का पंचशत हो गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है। तो 1050 या 1500, ये 2 यूनिट सभी पुराणों में महाभारत की हमें मिल जाती है, ये स्पष्ट है। अब इसमें क्या हुआ कि बाद में जब हमारा हिस्टोरिकल पीरियड आया तो गुप्त पीरियड के आसपास ये आपके जो युग थे ये आने लगे व्यवहार में, बिहेवियर में आ गए। तो यहाँ पर एक दूसरी डेट आई 5000 साल पहले की महाभारत की। और जो हमारे यहाँ वो है पूजा का जो हम संकल्प लेते हैं, पंडित जी लोग करते हैं, तो इस संकल्प में हम 5000 वर्ष वाली डेट को लेके चलते हैं। लेकिन उन्हीं पुराणों में ये 2500 और 1500, 4000 साल की एक और दूसरी डेट हमें मिल जाती है, जिसका कोई तो मतलब डिफरेंस है कि 1000 साल का हम मान ले, मोटा मोटा 4000 ले लीजिए, मोटा मोटा 5000 है ना, 1000 साल मोटा मोटा। तो ये हो गई है द्वापर, भगवान कृष्ण की द्वापर के एंड की एज है। करेक्ट। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें बिजनेस, व्यापार और ट्रेड से हमें मिल जाती है। बिल्कुल। वो तो ये दोनों चीजें मिल गई, क्लियर हो गया हमें। हाँ। लेकिन भगवान राम के समय का, त्रेता का, हमें एग्रीकल्चर और यज्ञ, ये चीजें मिलती हैं, और वाटर लेवल का कम होना समुद्र का। करेक्ट। तो वो करीब 6 से 7000 साल पहले की घटना है, वो हमें मिलता है। आज के टाइम से 6-7 साल, आज से 6 से 7000। तो हम कह रहे हैं कि उनका मतलब 2000 साल का फर्क रहा होगा। हाँ, मोटा 3,000 2 से 3000 साल आप लीजिए, है ना। तो यदि वो 5000, 4000, 5000 साल में भगवान कृष्ण है, तो उनसे 2-3 हजार साल पहले, तब नियोलिथिक पीरियड था, तब धनुष बाण का युग था, तब जो है भगवान श्री राम रहे होंगे। पर राम रहे हैं ये हिस्टोरिकल है। ये कैसे? क्योंकि भगवान राम ने तो ब्रिज बनाया, लेकिन उस ब्रिज को देखने का एविडेंस हमें महाभारत में मिल जाता है। तो जो भीम के भीम सन घटोत्कच, वो साउथ इंडिया की जब यात्रा में जाता है, तो वहां वो कहता है कि राम का बनाया हुआ सेतु, राम सेतु मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ। तो 2 अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पीरियड के स्क्रिप्चर्स में एक का रेफरेंस हमें दूसरी जगह मिल रहा है। तो ये एस्टैब्लिश करता है कि राम सेतु रियल था, नहीं तो महाभारत में उसको विजिट करने का एविडेंस हमें नहीं मिलता, रेफरेंस नहीं मिलता। तो ये ऐसा हुआ। तो यही है 2 तो ये बेसिकली मुझे एक जो जेस्ट इसकी ये निकलती है जो आपने समझाया, कि एक तो लाखों साल पहले की कोई कहानी नहीं है। अगर हम महाभारत और रामायण को देखें तो ये कोई 6000 साल पहले तक का, रामायण 6000 साल पहले हुआ होगा, महाभारत 4000 साल पहले हुआ होगा, 4-5 साल पहले, 7-8 तक हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लेके जा सकते हैं। और इससे पहले का, जैसे हमारे कथावाचक या हम लोग बहुत प्राउडली लाखों साल कहते हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, इसका कुछ ऐसा नहीं लगता कि भी महाभारत और रामायण के बीच में ही कुछ लाखों सालों का फर्क रहा होगा। हाँ, ये सिद्ध करना उनके लिए भी मुश्किल होगा, यदि वो अपने ग्रंथों की स्क्रूटनी करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन प्राउड का हम नहीं, प्राउड वो रख सकते हैं और हम रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब आपने शायद परमांस योगानंद जी की थी, उसके साथ उनके जो गुरु थे लहरी महाशय, उन्होंने युक्तानंद की बात, युक्तानंद की बात कर रहा हूँ, हाँ, युक्तेश्वर आनंद जी, उन्होंने जो अपना टाइमलाइन दिया है, उन्होंने उसको करा 1200, 2400, 3600, 38, 4800। तो उनके इससे ये ज्यादा मैच खा रहा है जो उन्होंने अपना हिसाब से दिया, विज़ाविज़ जो हम लाखों साल का 8,64,000 या 12 लाख या 3 लाख, मतलब व्हाटएवर काउंटलेस फिगर। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, देखिए, जो 5 इयर्स के युग थे हमारे ऋषियों ने बनाए, और तब कलयुग, द्वापर की इतने लंबे युगों का तब कोई रेफरेंस हमें वेदों में नहीं मिलता। और सनातन धर्म के लिए वेद ही मुख्य आधार है। एग्जैक्टली। वेदों को वायलेट नहीं किया जा सकता। पुराणों की कहानियां हैं, लेकिन पुराणों के टाइम पर यदि कोई इवोल्यूशन इसी भारत में हुआ और ये हमारे ही कल्चर के लोगों ने किया, तैत्तिरीय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो कि यजुर्वेद के मंत्रों की
की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, ओके उसमें इसका हिंट दिया हुआ है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, कि उसमें कुछ ऋषियों के नाम बताए हैं आदित्य के नाम से, कि जो आदित्य विद्या को स्टडी कर रहे हैं, ओके मतलब वो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी कर रहे थे। और दूसरा हमें शौनक का मिलता है। तो इस दौरान यदि हमारी कल्चर में लंबे मतलब बहुत बड़े युगों का टाइम पीरियड्स का इवोल्यूशन हुआ है और हमने इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतनी एज में डिवाइड किया है, तो ये भी एक हमारे लिए प्राइडफुल मोमेंट है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, एक साइंटिफिक व्यू बता रहा है कि साइंटिफिक एलिमेंट हमारे Exactly. कल्चर में बट रहा। क्या वो वाली चीज हम आज के टाइम में हमारे सो कॉल्ड कथावाचक समझ पाते हैं कि जो उनको मन में आता है वो कई बार बोल देते हैं ये पर मैं इसके ऊपर, ये तो खैर रहेगा, बट मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। कहा जाता है कि जो आर्यंस है वो इंडिया में आए माइग्रेट, और जो साउथ इंडिया के लोग हैं जो मैं समझता हूँ वो कहते हैं हम लोग इंडिजिनस हैं और आर्यंस आए। तो ये क्या है कि इसके बारे में थोड़ा प्लीज बताएं। तो देखिए, ये एक यूरोपियन जो डोमिनेंस है रहा है, जब उन्होंने वर्ल्ड कल्चर्स को स्टडी किया है, तो वो उन्होंने इस अपने हिसाब से हिस्ट्री का एक व्यू दिया हुआ है। पर वो कोई आरोप लगाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्यन थ्योरी कैसे है, लेकिन उसके पहले जो पंडितों वाला है, कथावाचकों वाला पॉइंट हम क्लियर कर दें, है ना, वो कंटिन्यूटी में हो जाए। तो देखिए क्या है कि हमारे शंकराचार्य, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हुए 9th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में, आपको पता है। उन्होंने चारों कोनों में एक एक पीठ बनाया कि नेशनल इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, लोगों को विजन रहे कि हम एक ही देश के लोग हैं। करेक्ट। अब उन्होंने जो पीठ है शंकराचार्य जी द्वारा बनाई गई जो पीठ है, हर पीठ में एक एक वेद प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई इस पीठ के जो हमारे शिष्य होंगे, जो हमारी परंपरा होगी, ट्रेडिशन होगा, वो पर्टिकुलर वेद को पढ़ेंगे। तो जो जगन्नाथपुरी का पीठ है, ये ऋग्वेदामनाय है, ऋग्वेद की स्टडी के लिए डेडिकेटेड है। ओके। लेकिन उस पीठ में ऋग्वेद की स्टडी नहीं की जा रही है फिर, और आज तक सिंस द वेरी फर्स्ट शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बाद से आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज तक जो पीठ है जगन्नाथपुरी का, और बहुत विद्वान है उनके शंकराचार्य, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो उसमें ऐसी बात रह गई कमी कि ऋग्वेद की एक भी व्याख्या उस शंकराचार्य द्वारा निर्धारित की गई पीठ में, जो ऋग्वेद के लिए समर्पित डेडिकेटेड, वहां कोई भी व्याख्या आज तक नहीं हुई। इसी तरह से जो दूसरे शंकराचार्य के, और ये व्याख्या का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, कोई इंटरप्रिटेशन, कोई उसकी कमेंट्री कुछ भी नहीं है, केवल उसको हम रिसाइट कर रहे हैं, रट रहे हैं, मंत्रों को अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मंत्रों को हम मेमोरी में ला रहे हैं, मेमोराइज। पर हमें ये नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। इस तो अभी जैसे हमारी भाषा हिंदी है, संस्कृत है, हाँ, तो हिंदी में कोई अनुवाद, कोई ट्रांसलेशन होना चाहिए था। हाँ। और जो ऋग्वेद को समर्पित है, डेडिकेटेड पीठ है, वही होना चाहिए, लेकिन वहां से नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अब तो सब कुछ है तो होना चाहिए, आज भी नहीं है। इसी तरह से जो दूसरी पीठ है, अब आते हैं ज्योतिष पीठ, जो कि उत्तराखंड में है, तो वहां पर भी सामवेद की कोई स्टडी, कोई इंटेलेक्चुअल स्टडी, कोई कमेंट्री, कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है इस तरह सारे पीठों की यही समस्या है, जो अब सारे शंकराचार्य पूज्य हैं, पर ये लोग अपनी ही ट्रेडिशन में जो अपॉइंट किया गया, जो अनॉइंट किया गया है आदि शंकराचार्य के द्वारा, उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, और सब लोग पुराणों की जो कथाएं हैं, सभी लोग क्रमशः किसी न किसी मात्रा में सब कथावाचक बन गए। और ये बड़ा ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां से वैदिक संस्कृति की स्थापना होनी चाहिए, वहां पर पुराणों की स्टोरीज चल रही हैं। अब इसी वजह से पुराणों में केवल एक ही युग है, दीर्घकालीन युग, लाखों लाखों साल के युग। तो सारा जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, जो सनातन की ज्ञान परंपरा है ऋषियों की, उस ज्ञान परंपरा में केवल पुराणों के में दिए गए एक ही प्रकार के युगों की बात है, क्योंकि उन्होंने वेदों का स्टडी, उनका अध्ययन नहीं किया, नहीं तो उन्हें पता होता कि हमारे 5 वर्ष के युग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वेद का आज तक जो ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, हाँ, कि उसकी इनको पूरी नॉलेज नहीं है, कि तोड़ मोड़ के इन्होंने नहीं इंटरप्रिटेशन किया, हुआ ही नहीं। इसलिए जो तो बहुत ही कमाल की बात है। तो सनातन धर्म इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, इतनी चैलेंजेस को फील कर रहा है, ये तो आज मैं कह पा रहा हूं, क्योंकि इस तरह की बात कभी हुई नहीं, तो ये बातें निकली भी नहीं। सनातन धर्म की पूरी ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी क्वेश्चन है। बट दिस ब्रिंग्स मी कि वेद किस लैंग्वेज में लिखे हैं?
वेद संस्कृत में। संस्कृत में। हाँ। संस्कृत पढ़नी आती है लोगों को? हाँ। तो अगर पढ़नी आती है तो समझनी भी आनी चाहिए। तो वो आर्केइक संस्कृत है, वो नॉर्मल संस्कृत नहीं है वेदों की। कौन सी संस्कृत है? आर्केइक संस्कृत। आर्केइक। आर्केइक। आर्केइक जो संस्कृत, अच्छा, हाँ ओके। आर्केइक है, जो अभी संस्कृत चल रही है। जो अभी संस्कृत चल समझ रही गया है, मैं। ये भाषा है। ओके। और वो जो है वैदिक संस्कृत है, उसका ग्रामर भी अलग है, काफी कुछ डिफरेंट। तो आप कह रहे हैं कि कोई पढ़ने वाला आज के टाइम में नहीं है वो वाली? यदि कोशिश की जाएगी तो उसे ठीक तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि बीच की लिंक हमें अवेलेबल है। बट मैं देखता हूँ बहुत कथावाचक और ये सब धर्मगुरु कहते हैं कि वेदों में तो ये भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, वो भी लिखा है, ये भी लिखा है। वो क्या, तो इसका मतलब है ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन एज पर वो कन्वीनियंस है। जुबान पे बात चढ़ गई, दरअसल वो बात नॉन वैदिक कर रहे होते हैं, पर उसको भी कहते हैं दुर्भाग्य से कि ये वेदों में है। तो पर दिस इज वेरी शॉकिंग कि वेद की इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन हमें नहीं करनी आती, बिकॉज कहीं मैं कह सकता हूँ वो लैंग्वेज ही लुप्त हो गई है, जो आप कह रहे हैं कि आर्काइक संस्कृत है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में नहीं है, हाँ। लेकिन उसके ट्रेसेस मिलते हैं। और जो ऋग्वेद की जो भाषा है, उसके ट्रेसेस जो हमारी विलेजियस जो गांव में भाषा बोली जा रही है, उन बोलियों में, डायलेक्ट्स में बहुत सारे शब्द जो ऋग्वेद के साहित्य में है, हाँ। लिटरेचर की जो लैंग्वेज है, हाँ। उसके वर्ड्स इन डायलेक्ट्स में मिल जाते हैं, पर हिंदी में शायद कम मिलते हैं। तो मैं जब वेदों का अध्ययन कर रहा था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो वर्ड्स नए होते थे। फिर मुझे डिक्शनरी में, आपटे की संस्कृत डिक्शनरी में पढ़ता था तो उसमें रेफरेंस ही नहीं मिलता था। तो आई हैड सो मच प्रॉब्लम्स कि मैं सोर्सेस कहाँ से लाऊं, या कि फिर जो अंग्रेजों ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया उसको वैसा का वैसा आई शुड अडॉप्ट। तो बड़ी दिक्कत थी। तो फिर मैंने जो नहीं, अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया, मुझे समझ नहीं आई। देखिए, जब अंग्रेज आए भारत में, हाँ। तो वो भारतीय कल्चर को समझना चाहते थे। तो मैंने कहा हाँ। इंडोलॉजी भी उसी तरह से शुरू हुई, हाँ। कि भारत को एक सब्जेक्ट की तरह से स्टडी किया जाए। तो उनको पता लगा कि जो सबसे वैल्यूएबल, मोस्ट प्रेशियस ज्वेल है सनातन धर्म का, वेद है, तो हम इसे स्टडी करें। तो पहले तो उन्होंने वेदों को एक्सेस हो जाए, इसके लिए बड़े अटेम्प्ट किए। तो अब जो कुछ पंडित ट्रेडिशन में थे वो देते नहीं थे, जिनके बारे में उन्हें पता होता था कि इनके पास है। फिर किसी तरह से उन्होंने कुछ अटेम्प्ट करके एक्सेस लिया, और फिर उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन करवाई, पंडितों से करवाई। तो अब जो आप ये बात कर रहे हैं, तो जो नालंदा के अंदर किताबें थी जो कह रहे हैं कि बर्न हो गई, वो क्या था, वो कैसे बर्न हुई, और उसकी इंफॉर्मेशन, और जो वेद हैं वो वेद से पहले लिखी गई थी, बाद में लिखी गई थी, क्या आपका टेक है इसके ऊपर? नहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नालंदा जो है 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में ये बर्न किया गया है, ये हमें पता है, 12th सेंचुरी। और वेद तो बहुत पहले से हैं। भगवान आदि शंकराचार्य हुए थे 8वीं शताब्दी में, तो 400 साल पहले तो शंकराचार्य, जब उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया, उन्होंने शायद इमेजिनेशन आया था कि वेद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो मैं एक पीठ को डेडिकेट कर देता हूँ, तो उन्होंने किया। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि शंकराचार्य जी का जीवन, लाइफ स्पान इतना छोटा था, खुद उन्होंने भी वेदाध्ययन नहीं पूर्ण किया। और ये शायद उनके अंदर भावना रही होगी कि अपनी लाइफ में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, उसके पहले ही उन्होंने डेडिकेट करा दिया एक आश्रम को, गुरुकुल को, एक वेदों के लिए। तो उसके पहले थे, तो नालंदा के पहले वेद थे। पर नालंदा में जो किताबें जलाई गई वो अधिकतर बौद्ध धर्म की किताबें थी, बहुत बड़ा लिटरेचर, और वहाँ ट्रांसलेशन हो रहा था। क्या ट्रांसलेशन हो रहा था? जो पाली में, प्राकृत में और संस्कृत में जो लिटरेचर है बौद्ध धर्म का, बेसिकली उसको वो चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे थे, ताकि जो चीन में हमारा एक्सपेंशन हो रहा था बौद्ध धर्म का, और तिब्बत में, तो वहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए लिटरेचर मिले। मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास हम साइंस में बहुत आगे थे, हमारी बुक्स इसका प्रमाण है, तो सबसे पहले तो मुझे आज ये बात समझ आ गई, हमें अपने वेद भी नहीं पढ़ने आते, क्योंकि उसका जो संस्कृत थी, आर्काइक संस्कृत थी, वो आज की डेट में शायद लुप्त हो गई है। एक दूसरा मुझे ये भी समझ आता है कि नालंदा के अंदर, जैसे वो कहते हैं कि भाई इसलिए हमारी सारी हेरिटेज जल गई, तो शायद हेरिटेज नहीं जली, उसकी जो आप दूसरी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन कर रहे थे वो ज्यादा नालंदा में थी, ना कि साइंस। क्योंकि कई बार कहते हैं जो उड़न कठोले थे, या जो उस टाइम साइंटिफिक, वो भगवान राम
जो जिस तरह के जो वेपन्स यूज करते थे, उन सब का लेक जो था नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा में था, जो सब जल गया। तो ये सब कहानियां हैं, मैं नहीं, समझ ये सकता हूं। अजम्पशन ही है, Assumption ही है, कोई साइंटिफिक वो नहीं है। हाँ, वहां पर थोड़ी मात्रा में साइंस पढ़ाया जाता था जो अवेलेबल था। हाँ, तो वो साइंस क्या था कि जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे एविडेंसेस वहां मिले हैं कि सपोज कुछ जैसे सपोज कुछ क्रॉप्स हैं, तो कब बेटर उनका पीरियड हुआ, कैसे उससे ज्यादा यील्ड लिया जाए, ये कुछ था। और थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी वहां पढ़ाई जा रही थी। पर ये रियल इंजीनियरिंग इन टर्म्स जो आप कह रहे हैं, उस तरह का कोई एविडेंस हमारे पास में कोई नहीं है। फिलॉसफी बहुत अधिक मात्रा में पढ़ाई जा रही थी। बेसिकली फिलॉसफी और रिलीजियस एस्पेक्ट, हिस्ट्री, थोड़ी बहुत एस्ट्रोनॉमी, और जो है क्रॉप से कैसे ज्यादा ईल्ड लेते हैं, तो एग्रीकल्चर वे। और जो एक और था हमारे यहाँ हस्ता आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद जो एनिमल्स के लिए है, उसकी भी वहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो ये भी काफी अन्य दूसरे देशों से आप कंपेयर करेंगे तो इट इज बेटर देन। हाँ, so what we are saying is we were advanced vis-a-vis other countries at that time और other places at that time, और हम लोग कंटिन्यूस डिस्कवरी इन्वेंशंस कर रहे थे उस दिन के, उस टाइम के स्पेस पे। बट प्रॉब्लम क्या आती है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उस टाइम हम आज के टाइम से ज्यादा एडवांस थे और आज हम एडवांस कम है। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि वी शुड नॉट गेट इमोशनली कैरिड अवे। हम लोग बहुत बढ़िया थे, कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट आप कह रहे हो कि हम लोग उस टाइम आज के टाइम से ज्यादा एडवांस थे, वो शायद ऐसा नहीं था। ऑन दिस नोट मैं आपका आई लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम और इतना आपने चीज बताया। And secondly, I will certainly like you to tell our audience in the next podcast